दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। और आज हम एक बड़े ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि एक पूरे देश में मुद्दा छाया हुआ है। और जितने भी मेरे मसीह भाई हैं और जो जागरूक मसीह लोग हैं वो जानते हैं कि इस वक्त जो है पूरे देश में सीएनआई और सीएसआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शिकंजा कसा जा चुका है। और ये इसमें मैं ये कहूँगा कि जो भी कुछ हुआ है कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है। मैं आपको एक उस हिस्ट्री में लेके चलता हूँ जहाँ से ये संस्थाएं पैदा हुई और जब ये सब चीज़ें शुरुआत हुई। तो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा या सुना होगा कि पढ़ा ज़रूर होगा कि मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच ने, पूरी बेंच ने सीएसआई को जो है बर्खास्त कर दिया है। और ये फैसला ये बताता है कि अब चर्चों के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है और ख़ासकर उन संस्थाओं पर जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार किया और हमारी धरोहरों को बेचा है। तो मैं आपको इसका पूरा एक तफसील से जानकारी दूंगा। और ये जो फैसला है ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों की गलतियों से आज जो है ये संस्थाओं का जो हमारे पास धरोहर है, ये धरोहर जो है कहीं ना कहीं ये सरकार के पास जाएंगी आने वाले समय में। और ये बात तो हो गई चर्च ऑफ साउथ इंडिया की, मगर कुछ ऐसे ही हालात जो है वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बनने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने भी काफ़ी ज़मीनें बेची है। ये ज़मीनें कैसे मिली, कहाँ से आई और किसका इनके पर अधिकार है और ये इसको बेच सकते हैं या नहीं, मैं इन सब चीज़ों पर आपसे बात करूँगा। और ऐसा ही एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चर्चों और डायसिस को हमारे नॉर्म्स मानने होंगे और आपके द्वारा चलाए जा रहे स्कूल कॉलेज को शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों का भी पालन करना होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के बनाए नियमों और आपके अस्पतालों को भी उनके उन नॉर्म्स को मानना होगा। तो अभी तक होता क्या आया है कि इनकी मनमानी चलती रही, मगर ये जो है सिर्फ आज का ही फैसला नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं चर्च ऑफ साउथ इंडिया के पास लगभग इस वक्त 1000-1200 के लगभग स्कूल और कॉलेजेस हैं और 100 के लगभग अस्पताल हैं। मगर इस फैसले का एक दुखद पहलू भी है कि इस फैसले से जो लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि इन चर्चों में, इन स्कूलों में, इन अस्पतालों में, इन ईसाई संस्थाओं में हज़ारों लोग जो है काम कर रहे हैं और उनका ये आजीविका के साधन भी है। करा तो जिन लोगों ने किया, मगर जो लोग इससे जो प्रभावित होंगे उन लोगों के परिवार, उन लोगों के जो एक भविष्य इससे जुड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं भविष्य उनका जो है बिल्कुल जो है एक तरीके से ये कह सकते हैं अंधेरे में चला गया है। और मैं अब आपको इसकी वो कहानी बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोगों को कम पता होगी। ये जितनी भी संस्थाएं हैं, सीएनआई हो गई, सीएसआई हो गई, मेथोडिस्ट हो गई, ये सारी जो है संस्थाएं अंग्रेज़ों ने तो इनको इनको नहीं बनाया था, अंग्रेज़ों को जाने के बाद ये सब चीज़ें बनी हैं। और सीएसआई सीएनआई तो अभी सन 60 के अंदर आई है और इसका प्रारूप कैसे बना, कैसे ही आई, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जिस समय यहाँ अंग्रेज़ थे तो उन्होंने सिर्फ जो है शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया, रोज़गार के ऊपर। और उनका ये मानना था कि ये जो मुल्क है, इस मुल्क में शिक्षा का बड़ा जो है एक पहलू ऐसा था कि बिल्कुल शिक्षा के नाम पर बिल्कुल हम लोग जो है बहुत पीछे थे। तो उन्होंने जब ये देखा कि हमारे लोग जो शिक्षा में बहुत पीछे हैं, तो उन्होंने पहले तो स्कूल खोले, कॉलेजेस तो बाद में बने, पहले उन्होंने स्कूल खोले। और उसके बाद जब उन्होंने यहाँ देखा कि हमारे जो है स्वास्थ्य संबंधी जो हमारी ज़रूरतें हैं वो जो है कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो ख़ुद भी कुछ नहीं जानते। और उस समय हमारे यहाँ मृत्यु दर काफ़ी थी। और ये समझ लीजिए कि जो औरतें
गर्भवती होती थी उनकी भी मृत्यु दर बहुत थी, और बहुत सारे ऐसे रोग थे जो कि यहाँ के जो आयुर्वेदिक कह लीजिए, यूनानी कह लीजिए, तो उनका इतना बेहतर रिजल्ट नहीं हुआ करता जो एलोपैथिक का होता था, जो वो लेकर आए साथ में। तो उन्होंने उस समय जो है अस्पताल खोले, शिक्षा के लिए स्कूल खोले, कॉलेज खोले, और उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि यहाँ पर जो है, यहाँ का जो इंसान है, यहाँ का जो नागरिक है, उसको बेहतर सुविधाएं मिले, क्योंकि उसमें उनको कोई ऐसा लालच नहीं था। क्योंकि जो उन्होंने करा वो अधिकतर जो है वो जो है चैरिटी के ही लिए उन्होंने ये सब किया। उस समय चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको जो है उन्होंने पूरी कोशिश करी कि सबको स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर मिले। मगर होता क्या है कि जब ये चीज़ें बनी, रोज़गार भी लोगों को दिया गया, और हमारी शिक्षा का आज स्तर जो आप देख रहे हैं, ये आज उन्हीं की देन है, अंग्रेज़ों की, कि जहाँ आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। और आज हमारे बच्चे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, सब जगह हमारे आईटी का भी दबदबा है। इसके अलावा जो हमारे साइंटिस्ट हैं और हमारे जो आज डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आज उनकी बहुत डिमांड है विदेशों में। तो कहीं ना कहीं उनका जो एक मील का पत्थर जो उन्होंने गाड़ा था, वो आज भी हमारे लोगों के काम आ रहा है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और उन अंग्रेज़ों ने जो है एक ये जब चीज़ें बनाई, तो इसके साथ साथ उन्होंने उसके लिए कानून भी बनाए ताकि उनके अंदर भ्रष्टाचार ना हो, उनमें गड़बड़ियाँ ना हो। मगर एक छोटा सा पहलू जो वो समझ नहीं पाए कि जो उन्होंने एक चर्च का एक एक्ट बनाया था, और वो चर्च जो उन्होंने बनाया वो इसलिए बनाया था, वो यहाँ लोगों को कन्वर्जन करने के लिए नहीं बनाया था। क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आया तो उसके जो सिपाही थे या जो भी कंटोनमेंट एरिया था या जहाँ भी वो लोग बैठते थे, तो उन्होंने अपनी इबादत के लिए वो चर्च बनाए। मगर उन चर्चों में काम करने के लिए जब हमारे भारतीय लोग आए, उन्होंने वहाँ का साफ़ सफाई के लिए या वहाँ की देख रेख के लिए जब उनको रखा गया, तो उनको भी अच्छा लगा कि भाई ये धर्म तो बहुत अच्छा है कि यहाँ तो सब एक समान है और हमें अपने बगल में बैठाते हैं और एक साथ जो है हमें वो रखते हैं। तो उस कारण जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हुए। अभी जो लोग कहते हैं कि उनको ज़बरदस्ती कराया गया, ज़बरदस्ती किसी को नहीं कराया गया। उन्होंने जब ये हालात देखे, जब उन्होंने देखे कि हमारे को बराबरी का दर्जा मिलता है और हमें बेहतर शिक्षा मिल रही है, हमारे को स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सुविधाएं हैं, तो इस करके वो लोग जो है अंग्रेज़ों के इन बनाए हुए संस्थाओं में आए, उनको वहाँ नौकरी दी गई, रोज़गार दिया गया। तो आपको पता है कि अगर आप किसी को रोज़गार देते हैं तो वो इंसान कभी ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलता। तो यही कुछ ऐसे हमारे लोगों के साथ हुआ और वो लोग कन्वर्ट नहीं हुए और उनको वो सुविधाएं दी गई और वो अंग्रेज़ों का कोई उनसे कोई लोभ नहीं था, लोग कोई लालच नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब वो यहाँ पर देश में आए तो इस देश में उनको कुछ अपने काम करने वाले लोग चाहिए थे और वो लोग जो है, जो भी उस ज़माने के लोग थे, अब तो खैर नहीं रहे, जो उस समय के लोग थे वो हमेशा ही कहा करते थे कि अंग्रेज़ों का राज बढ़िया था, ये काले अंग्रेज़ों से बढ़िया था, वो गोरे अंग्रेज़ थे। तो अभी भी ये कहावत कही जाती है और बहुत से लोग इसको गाँव देहातों में आज भी बोलते हैं, शहरों में भी बोलते हैं कि शहरों में तो वो लोग, वो जनरेशन नहीं रही है, मगर जो गाँव देहात में अभी जो थोड़ी बहुत बची है जनरेशन है उस समय की, तो वो लोग तो इस बात को बड़ी बखूबी और बड़े बढ़ चढ़ कर बताते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि इन काले अंग्रेज़ों से तो बढ़िया वो गोरे अंग्रेज़ों की सरकार थी। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जब चर्च यहाँ पर बने हैं तो उन्होंने उस चर्च को नाम दिया था चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया। उन्होंने इंडिया का ही नाम रखा और उसके साथ साथ उन्होंने एक चर्च ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। वो इसलिए बनाया, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, कि इन संस्थाओं में गड़बड़ी ना हो और भ्रष्टाचार ना हो। उनका मंशा तो बहुत अच्छी थी, उनके मंसूबे बहुत अच्छे थे, उनकी सोच बहुत अच्छी थी और आज भी हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। वही शिक्षा आज हम पद्धति उसको अपना रहे हैं लॉर्ड मैकाले की। और आज भी आप देख सकते हैं दिल्ली के, पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी उनकी बनाई हुई प्रॉपर्टियाँ हैं या थी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ प्रॉपर्टी जो है हमारे दुष्ट लोगों ने उसको बेच दी है और इसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूँगा। अभी सिर्फ इतना कहूँगा कि उनके मंसूबे बहुत अच्छे थे अंग्रेज़ों के। उन्होंने कोशिश की थी कि इस देश को बेहतर जो है वो राज दें और उनको सुविधाएं दें। तो ये तो हुई बात के अंग्रेज़ों की। अब जब अंग्रेज़ चले गए तो अंग्रेज़ों को जाने के बाद सन 1948 में एक
एक्ट बना, और ये एक्ट भी जो है पूरा 1927 वाला एक्ट था, जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था, चर्च ऑफ इंडिया एक्ट 1927 में। तो उसी का प्रारूप जो है 1948 में दोहराया गया, और 1948 में भी यही कहा गया कि ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, अब अंग्रेज़ तो यहाँ से चला गया है, मगर इसको जो है स्वायत्त संस्थाएं चलाएंगी, ट्रस्टी चलाएंगे, और इन संस्थाओं को चलाने वाले जो लोग पहले चला रहे हैं वही चलाएंगे और ट्रस्ट के रूप में चलाएंगे। तो ये एक बात हुई। तो एक भारत सरकार के बीच में कहीं ना कहीं हाँ थी, और उनकी जो है ये भी कोशिश थी कि जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, ये काम लगातार चलता रहे, क्योंकि लोगों को इससे बड़ी बेहतरी और बहुत सुविधाएं मिल रही थी। तो 1948 में इस एक्ट को दोबारा दोहरा दिया गया, और उसमें ये कहा गया कि संस्थाएं तो यही रहेंगी, और अब इसको अंग्रेज़ नहीं, अब इसको लोकल बॉडी चलाएगी, जो यहाँ के लोकल लोग हैं। तो उन्होंने अपने ट्रस्ट बनाए और इन संस्थाओं को चलाने लगे। मगर होता क्या है कि थोड़े समय बाद 1960 में, देश के आज़ाद होने के बाद 1960 में 2 संस्थाएं बनी। एक का नाम था चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और एक था चर्च ऑफ साउथ इंडिया। और उन्होंने जो है दोनों चीज़ें बांट ली कि नॉर्थ में हम CNI जो है इन संस्थाओं को चलाएगा, और उन्होंने काफ़ी सारे डायसिस बनाए अलग अलग राज्यों में। ऐसे ही CSI चर्च ऑफ साउथ इंडिया ने वहाँ पर साउथ के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग डायसिस बनाई। उन डायसिस पे उन्होंने जो है अपना जो भी उस वक़्त उन्होंने अपना एक लॉ बनाया था, या जो भी उन्होंने कानून बनाए थे, या जो भी उन्होंने अपनी सिस्टम को खड़ा करने के लिए लिखा था, वो जो है उनको मानना पड़ गया, और वो डायसिस जो है उन्हीं के भरोसे चलने लगी। मगर आगे चलकर इन डायसिसों में बहुत घपला हुआ, और डायसिस के नाम पर जो है लोगों को लूटा गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, और उसके तहत बहुत सारे बिशप, आर्च बिशप बनते चले गए। और उसी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया से लोग टूट कर बाहर आए, जो कि इंडिपेंडेंट काम करने लगे। कुछ लोगों ने उन पर कब्ज़ा भी किया, और कुछ लोगों ने जो है उनकी ज़मीनों को छोड़ा भी नहीं। तो क्योंकि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और चर्च ऑफ साउथ इंडिया दोनों ही जो संस्थाएं थी, वो सिर्फ उनका एक ही काम था कि ये जितनी भी अंग्रेज़ प्रॉपर्टी छोड़ के गए, इनके ऊपर हमारा जो है एक कब्ज़ा हो जाए। और ये कब्ज़ा कर कर जो है दोनों ही संस्थाओं ने चर्चों को लूटा, कलीसियाओं को लूटा। और आज मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले जब चर्च ऑफ इंडिया था, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसका जो है बहुत बड़ा दायरा था। बर्मा था, श्रीलंका था, बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, भारत तो था ही। इतने बड़े इलाके को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, और CSI और CNI बना डाली। अब मैं आपको बड़े गौर करने वाली बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो डायसिस बनी अलग अलग राज्यों में, इनका काम था CSI के और CNI के अंडर काम करना, और इन लोगों का यही काम रहा कि ये लोग उगाही करेंगे, और इन संस्थाओं के जो हेड है उनको वो पैसा पहुंचाया जाएगा। और इस पैसे ने इन लोगों के दिमाग ख़राब किए, जिसके कारण ये संस्थाएं बदनाम होती चली गई। और आज हालात आप देख ही रहे हैं कि क्या है कि आज जो है CSI और CNI ने मिलकर बहुत ज़मीनें बेची है। अब ये ज़मीनें बिकी कैसे, या ये बिकने का कारण क्या था, इसको बेका कैसे गया, जबकि ये प्रॉपर्टी में इनके पास नहीं थी, ना इनके पास कोई ऐसे कागज़ थे, मगर ये प्रॉपर्टी बिकी कैसे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिलीभगत थी, और ये मिलीभगत जो है सरकार के कुछ नुमाइंदों के साथ भी इनकी साठगांठ रही होगी, क्योंकि इन सब प्रॉपर्टी पर जो है उन लोगों की नज़र थी, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्राइम लोकेशन पे थी। और इस प्रॉपर्टी के अंदर एक बात देखने को मुझे मिली है कि जितनी भी प्रॉपर्टी अभी तक बेची गई है CSI या CNI के द्वारा, वो प्रॉपर्टी किसी ईसाई ने नहीं खरीदी। अगर ईसाई ने किसी ने अगर ली भी है तो उसके ऊपर कब्जा किया है, क्योंकि ईसाइयों के पास इतना पैसा नहीं था। जितनी भी प्रॉपर्टी बिकी है, ये देश के धनाढ़ वर्ग जो हैं उन लोगों ने ली है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रॉपर्टी गई है वो ज़्यादातर बनिया और ब्राह्मण को गई है।
तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी कोई साठगांठ थी, क्योंकि ऐसी प्राइम लोकेशन के पास इनके पास ऐसी जगह ही नहीं थी जो अंग्रेज बना गए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों की ही एक षड्यंत्र था जो हमारी ज़मीनें यहाँ बिकी। और आने वाले समय में अब इसका खुलासा मैं आपको करूँगा और भी कई वीडियो में, मगर अभी मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि 1960 में भी एक एक्ट आया और उसमें ये कहा गया कि भाई ये जो संस्थाएं हैं ये अपना काम करती रहेंगी और इन संस्थाओं के पास जो है जो ज़मीन का मालिकाना हक है वो इनके पास नहीं होगा, ज़मीन का मालिकाना हक जो है वो सरकार के पास रहेगा। और उसके बाद हुआ क्या कि 1965 में भारत सरकार ने फिर एक नोटिफिकेशन इनको जारी किया। एक तो मैंने आपको बताया 1960 में, और 1960 में जो है जहाँ तक मुझे याद है ये जो है इसको रिपील कर दिया गया था। 1948 में जो एक्ट बना था उसको रिपील कर दिया गया था। और 1960 के बाद फिर ये संस्थाएं जो बनी इन्होंने अपनी मनमानी करी और इन्होंने अपने अपने डायसिस खड़े किए। और उसके बाद फिर 1965 में जब इनके ऊपर फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया भारत सरकार ने, जिसमें कहा गया कि इन संस्थाओं के पास ज़मीन तो सरकारी है, हाँ इनके पास जो संस्थाएं हैं जो संस्थाएं चला रहे हैं उसको ये स्वाद चलाते रहें, मगर इसको वो जो है इसके ऊपर मालिकाना हक नहीं जता सकते। फिर एक नोटिफिकेशन और जारी हुआ उसी 1965 के अंदर, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी की कि इनके पास जो है चर्च और जो इनके अस्पताल है या स्कूल्स है वो कुछ ज़मीन जो है सिविलियन है और कुछ डिफेंस की है। क्योंकि उस समय क्या होता था कि जो जहाँ भी अंग्रेज होता था वो वहाँ पर जो है कैंटोनमेंट या चर्च बनाया करता था तो अपने इबादत के लिए। तो उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि ये जितनी भी ज़मीनें इनके पास है इन ज़मीनों पे इनका अधिकार नहीं है, इनका कब्जा नहीं है, ये अपनी संस्थाएं चला सकते हैं एक ट्रस्ट के द्वारा, मगर ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो सरकार के पास है। तो अब सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि जब केंद्र ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि ये ज़मीन का अधिकार इनके पास नहीं है, कब्जा इनके पास नहीं, सिर्फ संस्थाएं हैं और ये संस्थाएं ये चला सकते हैं ट्रस्टियों के द्वारा, मगर फिर ये कहाँ ऐसा हुआ कि ये ज़मीनें बिकी? क्योंकि इनके पास तो कागज़ ही नहीं थे, ना इनके पास कोई ऐसा लॉ था, ना इनके पास कोई ऐसा रूल था, और जबकि सरकार खुद कह चुकी है इनके पास अधिकार नहीं है ज़मीन बेचने का और ना ज़मीन को कब्जा करने का। तो मैं आज तक इस पेशोपस में हूँ कि ये ज़मीनें कैसे बिकी। तो दोस्तों और साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपको कि जो भी बिका है वो हमारे लोगों ने बिका है और जो इन्होंने ख़रीदा है उन लोगों ने जो है इनको अपने साथ मिलाकर जो है इन ज़मीनों को अपने हाथ में रखा। मैं ये नहीं कहता कि ये ज़मीन सरकार ना ले, अगर सरकार लेती है तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी सरकार जब आती है, चाहे वो मुग़लों की भी रही, मुग़ल इस देश में आए, मुग़ल ने आकर सारी ज़मीनों को एक्वायर करा, उनको सामंतियों को दिया, अपने लोगों को दिया, अपने उन लोगों को दिया जो उनकी बातों को रखते थे या उनके साथ चलते थे या उनकी सेना में थे। इसी प्रकार जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने भी सारी ज़मीन एक्वायर करी पूरे देश की, और जहाँ जहाँ उन्होंने चाहा वहाँ अपने घर बनाए या बिल्डिंगें बनाई या बड़े बड़े हिस्टोरिकल प्लेस, जिसको आज हम हिस्टोरिकल प्लेस बोलते हैं, वो बनाए। क्योंकि ये तो हर सरकार का कार्य है। अभी जो हमारी सरकार पहले बीच में रही, कांग्रेस की रही, उसने भी काफ़ी ज़मीनें एक्वायर करी। अब ये सरकार जो अभी आई है 2014 में मोदी जी की, इन्होंने भी बहुत ज़मीनें एक्वायर करी है, चाहे वो अडानी के मार्फत चाहे वो अंबानी के मार्फत। मगर ये तो सब होता है जब भी कोई आक्रमणकारी आता है या कोई सरकार आती है या मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, उससे पहले भी जो राजा महाराजा लोग होते थे वो अपने जो है लोगों को ज़मीन दिया करते थे और उनको जो है किसी को सामंत बना दिया करते थे, किसी को उपाधि राय बहादुर की, किसी को जो है वो नवाब की उपाधि देकर जो है उन ज़मीनों को एक्वायर करा करते थे और उन ज़मीनों से लगान वसूल करा करते थे। ये हर सरकार का काम होता है और ये जो सरकार बैठी है इसका भी यही काम है। चाहे कितनी भी सरकारें हों, वो क्या उनका काम होता है ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करना। क्यों? क्योंकि उससे उनको जो है प्रॉफिट मिलता है। वो ज़मीनें चाहे किसानों की हो, क्योंकि ज़मीन कोई सरकार की अपनी नहीं होती है। ये मेरा ये भी कहना है कि सरकार की कोई ज़मीन अपनी नहीं होती, सब जो ज़मीन जो उस पर रहता है ये ज़मीन उसकी है। मगर कोई भी सरकार है वो ज़मीन को लेने का अधिकार रखती है, क्योंकि उसके पास एक पावर होती है, सत्ता में बैठी होती है। वो जैसा चाहे बिल बनाए और
चाहे वो गरीब की ज़मीन हो, चाहे वो अमीर की ज़मीन हो, जब चाहे वो आपसे एक्वायर कर सकती है। तो मैं इस बात पर नहीं जानना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों पर छोड़ना चाहता हूँ कि जब वो ज़मीनों पर इनका कब्ज़ा नहीं था, उन ज़मीनों के ये मालिक नहीं थे, तो ये ज़मीनें कैसे बेची गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। हालांकि ये बड़ा गहन विषय था, मैंने अभी इस पर ज़्यादा बात नहीं की है, सिर्फ आपको एक छोटी सी बात कहकर जा रहा हूँ। आने वाले समय में पूरी तफसील से आपको मैं जानकारी दूंगा कि आखिर ये हुआ कैसे और इसको करने वाले और कराने वाले कौन थे। तो दोस्तों, थोड़े आप भी अलर्ट हो जाइए और इन चीज़ों के ऊपर जो है आप बोलिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे इस प्रकार की और भी जो हमारे पास चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहता कि किस संस्था के पास है और उसको कौन चला रहा है, मगर ये बहुत ही गलत बात है कि जो आपके पास धरोहर है आप उनको बेच रहे हैं। आने वाली नस्ल जो जान नहीं पाएगी कि हमारे पास क्या था। तो दोस्तों, ये वीडियो आज बस इतना ही। बस मैं आपसे एक दफ़ा निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।